हाँ जी अंशिका, गुड इवनिंग. All right, so I'll start the screen share and I'm also hoping कि आप लोगों को मेरी यहाँ पे just wait a minute. All right, क्या आप सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right, चलिए बढ़िया. So आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंगाई और फंगाई के जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ पे समझना. तो फंगाइज को हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में सही तरीके से आज हम यहाँ पे समझेंगे. So लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टर. सो चलिए फटाफट हम देखते हैं यहाँ पे फंगाई के आपके जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे. सो लेट्स ट्राई टू सी देम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. तो जब भी हम फंगाई की बात करते हैं तो याद रखना फंगाइज आर गोइंग टू बी कॉस्मोपोलिटियन. दे आर आल्सो गोइंग टू बी कॉस्मोपोलिटियन. अब जब मैं टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कॉस्मोपोलिटियन, दैट मीन्स ये आपको हर जगह देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. एयर में, पानी में, सॉइल में, ट्री के ट्रंक पे, एवरीवेयर. सो यू कैन फाइंड देम एवरीवेयर. याद रखना जब भी मैं टर्म यूज करता हूँ कॉस्मोपोलिटियन, याद रखना ये आपको हर जगह देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. चाहे पानी हो, सॉइल हो, कोई ट्री हो या एयर हो, सबके अंदर आपको फंगाई देखने के लिए आपको मिल सकता है. यू कैन गेट टू सी देम एवरीवेयर. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. फंगाई की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना they are going to be, most of them are going to be saprophytic in nature. Most of them going to be are your saprophytic in nature. अब जब मैं कह रहा हूं कि आपके फंगाई सेप्रोफाइटिक है, दैट मींस ये डेड एंड डिकिंग मैटर पे लोग फीड कर रहे हैं. तो ये बात भी याद रखना, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके फंगाई सेप्रोफाइटिक है या कोई भी एनिमल आपका सेप्रोफाइटिक है तो वो डेड एंड डिकिंग मैटर पे वो फीड करता है. ठीक है. अब मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेप्रोफाइटिक. और एक चीज आपको याद रखनी कि फंगाई अलोंग विद बैक्टीरिया आर नोन एज अ वेरी गुड डीकंपोजर्स. तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि फंगाई एंड बैक्टीरिया आर नोन टू बी अ डीकंपोजर्स ऑन द प्लैनेट अर्थ. दे आर द मेन डीकंपोजर्स ऑन द प्लैनेट अर्थ. फंगाई and bacteria, both of them are being known as a decomposers. They are very well known as a decomposers in the soil. So basically इनके वजह से आपका जो न्यूट्रिएंट होता है सॉइल के अंदर वो मेंटेन रहता है. देखिए होता क्या है ना, जब भी आपके सॉइल में किसी की डेथ होती है, कोई एनिमल, डेड एनिमल हुआ, डेड प्लांट हुआ या डेड लीफ हुआ, तो क्या करा जाएगा यहाँ पे, फंगाई क्या करेगा, उसे डिकम्पोज करेगा. और जब उसे वो डिकम्पोज कर रहा है तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लीव्स के या ऑर्गेनिक मैटर के या डेड एनिमल के, वो सारे वापस सॉइल में आ जाते हैं. और जब वो सॉइल में आते हैं तो उसे प्लांट्स वापस रीयूज कर सकते हैं. याद रखना फंगाई एंड बैक्टीरिया आर द मेजर डिकम्पोजर्स ऑन द प्लैनेट अर्थ. सो दैट इज समथिंग आल्सो शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ फंगाई की मैं बात करूंगा यहाँ पे सेल वॉल के बारे में. तो अगर मैं बात करता हूँ फंगाई के सेल वॉल के बारे में, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? काइटिन. सो सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ योर काइटिन. तो आपकी जो सेल वॉल यहाँ पे होगी वो आपकी काइटिन से बनी हुई आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है कि काइटिन से बनी हुई आपको मिलती है यहाँ पे सेल वॉल. काइटिन के अलावा आप इसको एक और टर्म कई बार आपको यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड माय फंगल सेल्यूलोज. सो काइटिन के अलावा एक और टर्म कई बार लोग यूज करेंगे, दैट इज माय फंगल सेल्यूलोज. ये भी टर्म कई बार आपके सामने आ सकता है. तो याद रखना दैट इज व्हाट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. अब होता क्या है, अगर आप एक फंगाई को ऑब्जर्व करते हो, जो सबसे कॉमन फंगाई आपने ऑब्जर्व किया होगा वो आपका होगा मशरूम, जो आपको सॉइल के ऊपर दिख जाता है. एक चीज याद रखना, हाँ जी, एक चीज याद रखना कि अगर आपको मशरूम दिख रहा है सॉइल पे, सॉइल के लेयर के ऊपर, राइट, आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसके जो ब्रांचेस होते हैं या उसका जो वो कितना स्प्रेड होता है. वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है उसके सरफेस के नीचे. सो आपको जो मशरूम होगा उसके जो थ्रेड्स होंगे वो एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं. सो लेट मी ट्राई टू टेल यू वन थिंग हियर कि जब भी हम बात करते हैं फंजाई की, सो फंजाई के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनको बोलेंगे हाइफे. सो विल फाइंड हाइफी. जी बिल्कुल सही, यू विल फाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और आई वुड से थ्रेड लाइक फिलामेंट, और इन थ्रेड लाइक फिलामेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइफे. और इन हाइफे का जो नेटवर्क होता है, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज योर माइसीलियम. तो ये बात भी आपको याद रखनी है, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज योर माइसीलियम. सो नेटवर्क ऑफ हाइफे, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ माइसीलियम.
तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं, हम एक छोटा सा यहाँ पे फंगाई बना के देखते हैं। सो अज्यूम करो कि एक छोटा सा आपके यहाँ पे फंगाई है, राइट, ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है यहाँ पे, दिस जो ये आपके यहाँ पे फंगाई है। तो इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे, यू कॉल देम एज अ हाइफे। सो बेसिकली दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे मिल जाता है, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइफे। सो यू कॉल देम एज अ हाइफे। सो यू हैव अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ हाइफे। आपका हाइफे का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव होता है और ये सॉइल में बहुत डेप्थ तक ये जाता है। तो आप सोच भी नहीं सकते, समझो आपको एक अगर मशरूम दिख रहा है ना, उसके जो हाइफे का जो नेटवर्क होगा वो पूरा एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा हो सकता है। और इसलिए इनको कहा जाता है दे आर द मेजर डिकम्पोजर्स ऑन द अर्थ, दे आर द मेजर डिकम्पोजर्स अलॉन्ग विद सम बैक्टीरियाज। इनका डिकम्पोजिशन का काम इनका यहाँ पे होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने यहाँ बनाया है, यू कॉल देम एज अ हाइफे। दिस सिंगल स्ट्रक्चर्स, ये जो मेरे फिलामेंट है, इनको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ हाइफे। और ये जो पूरा नेटवर्क है इनका, जो पूरा नेटवर्क मुझे यहाँ पे मिल रहा है मेरे हाइफेज का, यहाँ पे द कंप्लीट नेटवर्क जो मुझे यहाँ पे दिखेगा, दैट इज समथिंग, हाँ जी, उसको एज अ माइसीलियम, बिल्कुल सही, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ माइसीलियम। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो हाइफे जो होते हैं वो एक सिंगल थ्रेड लाइक फिलामेंट को हम यहाँ पे हाइफे बोलेंगे, बट इनका जो पूरा नेटवर्क होता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे माइसीलियम। एक बार फिर बताना चाहूंगा, जो आपको मशरूम ऊपर दिख रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं कि उसकी जो हाइफे है उसका नेटवर्क कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको एक मशरूम ऊपर दिख रहा है सॉइल के ऊपर, उसका हाइफे या उसके माइसीलियम का जो नेटवर्क होगा वो एक बिल्कुल फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा हो सकता है। सो दे स्प्रेड रैपिडली एंड दैट इज व्हाई वी से दे आर द मेजर डीकंपोजर्स। एक मेजर डीकंपोजर होते हैं आपके अर्थ के ऊपर। इनके वजह से आपका काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में आ जाता है या कई सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में मेंटेन किए जाते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब जनरली आपके फंगाई कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, बट इनका भी प्रेफरेंस होता है। सो दे प्रेफर ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरमेंट। सो दे प्रेफर जनरली, सो याद रखना, वैसे तो ये लोग कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, बट दे प्रेफर ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरमेंट। तो इनकी प्रेफरेंस होती है ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरमेंट। अब ये ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरमेंट जनरली आपको कौन से सीजन में देखने के लिए मिल सकता है, ह्यूमिड और वार्म? अभी मिल सकता है, बिल्कुल सही। अभी आपका ह्यूमिड कंडीशन रहती है बारिश सीजन में, तब आपको ग्रो करते हुए आपको इजीली मिल जाएंगे। इवन अगर आप वेस्टर्न घाट्स में जाते हो तो वहां पे भी आपको पूरा, या रेन फॉरेस्ट में आपको ह्यूमिड और वार्म कंडीशंस मिलती है, तो वहां पे फंगाई आपको बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए आपको मिल जाती है, काफी कॉमनली आपको दिख जाती है। ठीक है, सो दे प्रेफर ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ। सो एक आपकी ये चीज यहाँ पे होगी। उसके बाद याद रखना आप लोग यहाँ पे कि आपके जो फंजाई होते हैं इनके अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है। सो स्टोर्ड फूड इनके अंदर होगा आपका ग्लाइकोजन। सो स्टोर्ड फूड जो इनके अंदर होता है यहाँ पे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ग्लाइकोजन। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लाइकोजन। काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर भी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। आपके बॉडी के अंदर भी जो स्टोर्ड फूड होता है वो आपका ग्लाइकोजन ही होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ मीठा खा रहे हो या आप जो भी नॉर्मल कंज्यूम कर रहे हो, एक सर्टन अमाउंट के बाद आपका जो ग्लूकोज बॉडी में होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन के अंदर, और उस ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है इधर आपके लीवर के अंदर या आपके मसल्स के अंदर। सो ये चीज आप वापस से फ्यूचर में आप पढ़ेंगे, बट याद रखना ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फूड इन योर फंजाई। और सेम चीज आपको इवन ह्यूमंस के अंदर भी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए थोड़ा सोच के, क्या मेरा फंगाई कोई डिजीज कॉज कर सकता है? क्या मेरे फंगाई डिजीज कॉज कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? यस सर। यस सर। जी बिल्कुल, फंगाई के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल, फंगाई हैज अ पोटेंशियल दैट दे कैन कॉज यू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज। सो कुछ फंगाई आपके पैरासाइटिक भी होते हैं, क्या रखना, some are also going to be parasitic. So some are going to be parasitic. Parasitic तो वहां पे रहेंगे ही। उसके अलावा रखना they can cause you some disease over there, right? So कुछ आपके यहाँ पे होते हैं पैथोजेनिक, जिनको आप अभी तो नहीं पढ़ोगे, आप 12th में पढ़ोगे, बट रखना some are going to be parasitic and they can be pathogenic, मतलब वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। They are going to be pathogenic in nature. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि पैरासाइटिक होते हैं और वो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैम। ठीक है, तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली। हमने देखा कि हाइफे क्या होता है, हमने देखा कि माइसीलियम यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि इनका बेसिकली काम क्या होता है, दे आर द डीकंपोजर्स, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं, राइट? दैट इज समथिंग वी हैव सीन।
कहाँ कहाँ मिलते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया, सेल वॉल किससे बनी होती है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। आपको क्या लगता है इसके अंदर क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा? लैक क्लोरोफिल। अरे कोई यहाँ पे क्लोरोफिल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है, याद रखना देयर विल बी नो क्लोरोफिल ओवर हियर। तो क्लोरोफिल आपको यहाँ पे कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका काम ही नहीं है फोटोसिंथेसिस करने का। सो क्लोरोफिल आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। ये मैंने स्पेशली इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कई बार ये स्टेटमेंट के अंदर आता है, याद रखना दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि ये डीकंपोजर से ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, या फिर कुछ होंगे जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। सो दे डू नॉट नीड टू हैव क्लोरोफिल विद इन देम, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले तो आपको इसके अंदर इतनी चीज यहाँ पे याद रखनी है। सो दीज आर द सम जनरल कैरेक्टर्स, या आपके कुछ जनरल कैरेक्टर्स है आपके फंजाई को लेके, और आपको पहले इनको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी कि ये लोग जो आपके हैं, ये आपके जो फंजाई यहाँ पे हैं, इनके हम हाइफे के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो जब मैं इनके हाइफे के बारे में बात करूंगा, व्हेन आई डिस्कस अबाउट द हाइफे, हाइफे इनके पास होते हैं दो टाइप्स के। हाँ जी, हाइफे के पास होते हैं दो टाइप के, बिल्कुल। एक आपका यहाँ पे होगा सेप्टेट हाइफे, और दूसरा आपका यहाँ पे होगा समथिंग लाइक योर असेप्टेट हाइफे। सो यू हैव अ सेप्टेट एंड यू हैव अ असेप्टेट हाइफे। तो दो टाइप के हाइफे आपको मिलेंगे देखने के लिए। अब इनको हम समझते कि ये होते क्या है। तो अगर हम राइट हैंड साइड पे बनाएंगे एक हाइफे, तो देखिए होता क्या कि समझिए एक मेरा यहाँ पे ये हाइफे है, assume that this is one of the hyphae I have। तो अगर आपके हाइफे के अंदर आपको क्रॉस वॉल देखने के लिए मिलती है, समझो आपको ऐसे क्रॉस वॉल अगर आपको देखने के लिए मिल रही है आपके हाइफे के बीच में, उससे क्या हो रहा है, आपके एक सेल को लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे डिमार्केशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जब आपको ये क्रॉस वॉल देखने के लिए मिलती है, सच हाइफे आर कॉल्ड एज माय सेप्टेट हाइफे। ठीक है, इन हाइफेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेप्टेट हाइफे। सो सेप्टेट हाइफे में याद रखना आपको क्रॉस वॉल देखने के लिए मिलेगी, आपको बीच में वॉल देखने के लिए मिलती है, और इस हाइफे को हम बोलेंगे यहाँ पे सेप्टेट हाइफे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वॉल मैंने पूरी नहीं बनाई है, बीच में छोटा सा होल है यहाँ। सेप्टेट विद इनकम्प्लीट सेप्टा। क्या बेटा? सेप्टेट विद इनकम्प्लीट सेप्टा। सुनो, यहाँ पे आपका, आप इसे इनकम्प्लीट सेप्टा नहीं बोलोगे, इसे आप सेप्टा ही बोलोगे। ठीक है, आपका सेप्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो आपके यहाँ पे जो होल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो पोर्स आपके हैं, इनके थ्रू आप मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस सेल नंबर 1 को कुछ सेल नंबर 2 में अगर सेंड करना है या कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कुछ प्रोटीन, तो वो इस होल के थ्रू से सेंड कर सकता है। सो कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे पोर देखने के लिए मिल जाते हैं। यू विल गेट टू सी सम सेप्टल पोर्स, इन्हें हम कहते हैं सेप्टल पोर्स। और ये जो सेप्टल स्पोर होते हैं, इनके थ्रू आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, दीज आर कॉल्ड एज सेप्टा। इनको आप इनकम्प्लीट सेप्टा मत बोलना, इनको आप सेप्टा ही बोलना। बस इतना याद रखना कि इनको आप कह सकते हो, यू कैन कॉल दिस सेंटर में जो होल है, इनको हम बोल सकते हैं सेप्टल पोर्स। यू कैन कॉल देम एज अ सेप्टल पोर्स, और इनके थ्रू आप मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। यू कैन कम्युनिकेट, इनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने बाजू वाले सेल के साथ। आप उन्हें कुछ एसेंशियल मटेरियल आप सेंड कर सकते हैं, वहां से कुछ ले सकते हैं। सो दैट इज समथिंग यू कैन डू। तो ये है मेरा यहाँ पे सेप्टेट हाइफे। जो असेप्टेट हाइफे मेरा यहाँ पे होगा, उसके अंदर आपको क्रॉस वॉल देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगी। सो अगर हम असेप्टेट हाइफे की अगर यहाँ पे बात करें, तो इसके अंदर आपको कोई भी क्रॉस वॉल देखने के लिए आपको नहीं मिलती। तो आपको ऐसे न्यूक्लियस दिख जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे क्रॉस वॉल देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। सो दीज आर कॉल्ड एज माय असेप्टेट हाइफे। ये है मेरे यहाँ पे असेप्टेट हाइफे, राइट। अब असेप्टेट हाइफे जो मेरे यहाँ पे सामने हैं, इनको हम इवन कहते हैं एज अ सिनोसाइटिक हाइफे। सिनोसाइटिक हाइफे, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। दीज आर कॉल्ड एज माय सिनोसाइटिक हाइफे। सो ये टर्म याद रखना। सो असेप्टेट हाइफे को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिनोसाइटिक हाइफे। ये टर्म आपको याद रखना है। दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि सिनोसाइटिक हाइफे आपके सामने टर्म आ गया तो याद रखना यहाँ पे क्रॉस वॉल नहीं है। यू डोंट हैव क्रॉस वॉल ओवर देयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ, सेप्टेट के अंदर आपको क्रॉस वॉल मिल जाएगी। सो क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट। और अगर आप असेप्टेट अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो उसके अंदर क्रॉस वॉल नहीं मिलती। सो यू विल हैव
क्रॉस वॉल विल बी एब्सेंट। तो इतना तो पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाइफे आपके दो टाइप के हो सकते हैं। अब अगर आपको पहले तो ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? इज दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अगर नहीं आ रहा देन आप बता सकते हो कि नहीं आ रहा, तो आई कैन रिपीट ऑल दोस थिंग अगेन टू यू। ये जो हाइफे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये जो हाइफे मैंने यहाँ पे बनाए थे वही है, ठीक है। इनको ही हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो इनके अंदर कई बार आपको क्रॉस वॉल देखने के लिए मिलती है और कई बार आपको क्रॉस वॉल देखने के लिए नहीं मिलती। अगर क्रॉस वॉल अगर आपको यहाँ पे दिख रही है देन यू कॉल देम एज अ सेप्टेट, और अगर क्रॉस वॉल वहां पे नहीं है देन आप उन्हें बोलोगे यहाँ पे एज अ असेप्टेट, ठीक है। और असेप्टेट के लिए एक और हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, दैट्स माय सिनोसाइटिक हाइफे। तो असेप्टेट के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज करूंगा जिसे बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि ये जो आपकी सिनोसाइटिक हाइफे यहाँ पे है, ये आपको सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ फंगाई में देखने के लिए मिलेगा। याद रखना, ये जो कंडीशन आपकी यहाँ पे है असेप्टेट वाली, ये आपको सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ फंगाई में देखने के लिए मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज, ये भी याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। सो अगर मैं आपके सामने कोई तो भी हाइफे बनाऊं और उसमें अगर सेप्टा नहीं है, उसमें अगर क्रॉस वॉल नहीं है, देन आप क्या बोलेंगे कि सर ये है आपका फाइकोमाइसीटीज वाला, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो वापस से पूछ रहा हूँ एक बार फिर, क्या हाइफे वाली स्टोरी यहाँ पे सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपके सामने आपको हाइफे यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन वेरी क्लियरली सी द बोथ द हाइफेज ओवर हियर। आपको यहाँ पे सेप्टा वाला भी दिख रहा है, आपको असेप्टेड भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ सिनोसाइटिक हाइफे एज वेल, राइट। अब ऊपर वाले को मैं नाम देता हूँ ए और नीचे वाले को मैं नाम देता हूँ यहाँ पे बी। अब ए एंड बी में से कौन सा आपको लग रहा है जो आपका होगा फाइकोमाइसीटीज का हाइफे? B. बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइकोमाइसीटीज का ये हाइफे मेरा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इनके पास, इसी ग्रुप के पास होते हैं ऐसे असेप्टेड या सिनोसाइटिक हाइफे, इनके पास ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो प्लीज कुछ जनरल कैरेक्टर याद रखिएगा। पहली चीज आप मुझे बताइए, फंगाई के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होगा? Glycogen. बिल्कुल सही। सेल वॉल किससे बनी हुई होगी? Chitin. ठीक है, Fungal cellulose. फंगल सेलुलोज भी तुम उसे बोल सकते हो। अब मुझे बताओ कि जो नेटवर्क होता है हाइफे का, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, बढ़िया, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। तो ये है आपका फंगा, और ऐसे आपके लाइक यू हैव लाइक 1 लाख स्पीशीज। हाँ, ये मैं मेंशन करना चाहूंगा, यू हैव लाइक अराउंड 1 लाख, और इससे भी ज्यादा होंगी। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, यू हैव अराउंड 1 लाख स्पीशीज ऑफ फंगा आर सीन थ्रूआउट द वर्ल्ड। सो इनकी स्पीशीज बहुत ज्यादा है, राइट, आर फॉर्म। ये अभी तक मिली है और फ्यूचर में और भी मिल सकती है। सो इनका नंबर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो 1 लाख स्पीशीज हैव बीन फाउंड थ्रूआउट द वर्ल्ड, राइट। अब याद रखना, आपके मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ फंगा आर गोइंग टू बी मल्टीसेलुलर, लेकिन कुछ आपके हो सकते हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर एज वेल। तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर फंजाई की, देन उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर Saccharomyces. That is going to be your Saccharomyces. Saccharomyces आपका एग्जाम्पल बनता है आपके यूनिसेल्युलर फंगाई का। सो याद रखना, यूनिसेल्युलर फंगाई का आपका एग्जाम्पल जहाँ पे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर Saccharomyces, और इसका कॉमन नेम हमारा है यहाँ पे ईस्ट। हाँ जी, कॉमन नेम जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे ईस्ट। क्या हम ईस्ट को किसी चीज के लिए यूज करते हैं? खाने में हम यूज करते हैं इसे या नहीं करते हैं? चीज पे यूज करते हैं इसे, क्या करने में? बिल्कुल सही, बेकिंग के लिए। आप चाहे केक बना रहे हो, बन बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, पाव बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आप ईस्ट का इस्तेमाल आप करते हो, ठीक है। तो याद रखना, ईस्ट इज एग्जांपल ऑफ माय यूनिसेल्युलर फंजाई। याद रखना ये बात है, क्योंकि आपको एक ही नाम याद रखना है इसके अंदर, ईस्ट। दैट्स एग्जांपल ऑफ माय यूनिसेल्युलर फंजाई। बाकी मेजॉरिटी ऑफ फंगा आर गोइंग टू बी मल्टीसेल्युलर, ठीक है, ऑलराइट। सो ये कुछ ट्रेट्स हम इनको देख सकते हैं। फंगा और माइकोटा इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। मेंबर ऑफ दिस किंगडम आर आल्सो कॉल्ड एज योर फंजाई। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी देखने के लिए इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दे कैन बी सीन
in a form of your mold on your bread, butter, leather, pickle, rotten food and vegetable, or as a parasite in plants and animals. ये आपके काफी इजीली ग्रो कर जाते हैं. आप अपने ब्रेड को ऐसे ही रख दो 4 दिन के लिए बाहर निकाल के, उस पे ब्लूइश कलर का फंगाई आपको ग्रो करता हुआ आपको दिख जाएगा. आप अपने एप्पल को काट के रख दो बाहर थोड़े दिनों के लिए, एक बहुत बढ़िया उसके बाद फंगाई की आपको ग्रोथ मिल जाएगी. सो दे ग्रो वेरी रैपिडली, राइट. काफी रैपिडली लोग ग्रो करते हैं. यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ऑल द टाइम. ठीक है. तो ये चीज इसके अंदर यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माय माइकोलॉजी. Mycology. राइट. स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज योर माइकोलॉजी. That is a study of fungi. Now, fungi prefer to grow in warm and humid places. जो हमने बोला था, fungi do not have chlorophyll or chloroplasts, right? ये इनके पास नहीं होता. Fungi cell wall is mainly made up of chitin, which is also called as fungal cellulose, right? Which is not actually cellulose. ये बात आप जानते हो. तो ये जो statements हैं, ये सब हम already देख चुके हैं, इसलिए मैं इनके साथ फटाफट रन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है? So that is something you should be clear. हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये होते हैं सेप्टोफाइटिक एंड यू कैन आल्सो फाइंड देम इन द पैरासाइटिक फॉर्म. Parasitic. तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने वेलबींग के लिए. और सेप्टोफाइटिक जो होता है वो तो डेड एंड डिगिंग मैटर पे ग्रो करता है. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अब ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे है आपका, दैट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन फंगाई. तो जब मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि इसमें हम 3 चीजें हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि फंगाई आपका रिप्रोड्यूस कर सकता है 3 तरीके से. एक Fragmentation, fission and budding. Fragmentation, fusion, budding. हाँ जी, बिल्कुल से बहुत बढ़िया. ठीक है, इसको हम थोड़ा और देखते हैं. एक आपको होता है यहाँ पे वेजिटेटिव, एक आपका यहाँ पे होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, Sexual. एंड देन यू हैव अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये 3 तरीके आपके पास है एक फंगाई के पास जिससे वो अपना नंबर बढ़ा सकता है. याद रखना, वेजिटेटिव और असेक्सुअल काफी कम टाइम में ज्यादा नंबर बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है. एक फंगाई चाहता है कि कम टाइम में उसका ज्यादा नंबर वो बढ़ा सके, देन इट कैन गो फॉर वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल के अंदर टाइम लगता है. सेक्सुअल इज समथिंग जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपके यहाँ पे होगा. ठीक है. तो ये 3 टर्म पहले आप यहाँ पे याद रखो, दैट यू कैन हैव अ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यू कैन हैव अ सेक्सुअल वन एंड यू कैन हैव अ सेक्सुअल मोड ऑफ योर रिप्रोडक्शन. अब वेजिटेटिव के अंदर जो आपके नाम आएंगे वो अभी आपने मुझे बताया. तो एक आपने बोला मुझे समथिंग लाइक योर बडिंग, Fragmentation. देन आपने मुझे बताया एक समथिंग लाइक योर फ्रेगमेंटेशन. बहुत बढ़िया. Fission. और थर्ड आपने जो बताया वो भी बिल्कुल सही है, दैट इज गोइंग टू बी योर फ्यूजन. सो ये 3 आपने मुझे यहाँ पे बताया. दीज आर द 3 वेज ऑफ माय रिप्रोडक्शन वाया असेक्सुअल वाया वेजिटेटिव वे, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन. सो ये 3 टर्म आपने मुझे, और तीनों टर्म आपके यहाँ पे सही है. अब तीनों टर्म्स को हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके इनमें बेसिकली होता क्या है. सो लेट्स ट्राई टू सी देम ओवर हियर, राइट. तो अगर मैं बात करता हूँ बडिंग की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बडिंग की, तो आपको एग्जाम्पल मैं पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको होगा यहाँ पे ईस्ट. समझो ये आपका ईस्ट है, समझो ये आपका ईस्ट वाला सेल है, राइट. इसका यहाँ पे न्यूक्लियस भी है. देखिए न्यूक्लियस होगा क्योंकि ये सारे मेरे यूकैरियोटिक सेल हैं, सो न्यूक्लियस तो यहाँ पे होगा, राइट. अब थोड़े दिनों बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि इस ईस्ट के अंदर एक छोटा सा बड यहाँ पे निकल रहा है. सो आपको यहाँ पे एक छोटा सा बड ऐसे निकलते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा. आप बोलोगे कि चलो अच्छी बात है, बडिंग हो रहा है यहाँ पे, राइट. आप थोड़े दिनों बाद और आके देखोगे, मतलब एक दिन बाद आके देखो, फिर आप वहां पे उसे, तो जो छोटा सा बड होगा ये काफी बड़ा हो चुका होगा. सो नाउ दिस बड ओवर हियर, यहाँ पे अब ये थोड़ा और बड़ा हो चुका होगा यहाँ पे. सो इट लुक्स इट्स ग्रोज इन साइज. और फिर आप 2 दिन बाद आके अगर देखते हो तो ये बर्ड आपके पेरेंट बॉडी से हो जाएगा डिटैच. और यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके 2 ईस्ट, एक यहाँ पे होगा और एक और यहाँ पे आपका बन के रेडी होगा. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द बडिंग. सो बडिंग के अंदर एक छोटा सा बर्ड आपका यहाँ पे निकलता है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. सो यू विल हैव अ स्मॉल बर्ड जो आपके पेरेंट बॉडी में से बाहर निकलेगा. सो यू हैव वन स्मॉल बर्ड
जो पेरेंट बॉडी में से बाहर निकलेगा, राइट, ये ग्रो करेगा, ग्रो करके अल्टीमेटली बाद में हो जाएगा डिटैच, और डिटैच होने के बाद आपको एक नया डॉटर सेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो यू हैव अ पेरेंट सेल एंड यू हैव अ डॉटर सेल जो आपके यहाँ पे बन जाएगा। इसे कहते हैं हम यहाँ पे बडिंग। और याद रखना ईस्ट आपका यहाँ पे एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। ईस्ट के अंदर बहुत कॉमनली आपको बडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। सो ईस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे आपको बडिंग देखने के लिए आपको मिलता है। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल है, सो यू कैन रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट second तरीका is going to be your fragmentation. Let's talk about your fragmentation. एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, अब फ्रेगमेंटेशन की जब मैं बात करता हूँ समझो हमारे पास एक फंजाई है और ये उसका है हाइफे, राइट। इसके बहुत ही एक्सटेंसिव आपका यहाँ पे उसका पूरा हाइफे का नेटवर्क है, ठीक है। सो अज्यूम दैट दिस इज अ नेटवर्क दिस फंजाई हैज, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया कट, मैंने इसको कट किया यहाँ से। सो लेट्स अज्यूम मैंने इसको यहाँ से, अरे चेंज इन कलर, मैंने इसको यहाँ से कर दिया कट। सो आई मेक अ कट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ से मैंने इनको अलग कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से, जो कट पोर्शन था उसमें से मेरा नया फंजाई ग्रो करना चालू कर जाएगा, उसमें से मेरे नए माइसिलियम वहां पे ग्रो करना चालू कर जाएंगे। तो इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए पूरा मेरे यहाँ पे माइसिलियम था, इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया, तो ये जो हाइफे था मेरे यहाँ पे अलग हो गया, समझे, टूट के मेरा यहाँ पे ये अलग हो गया। अब अलग होने के बावजूद ये अपना नंबर यहाँ पे बढ़ा सकता है। सो नाउ ये पहले अलग हो गया यहाँ पे, सो नाउ सी दिस हैज गॉट सेपरेटेड। अब सेपरेट होने के बाद ये अपना नया हाइफे का नेटवर्क बनाना यहाँ पे चालू करेगा। सो इट विल स्टार्ट मेकिंग अ न्यू नेटवर्क ऑफ हाइफे, नया नेटवर्क यहाँ पे बनाना चालू करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि इनके अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी अपना नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप किसी फंगाई को अगर आप तोड़ दोगे तो ये मत सोचना कि अब वो ग्रो नहीं करेगा, उसका जो फ्रेगमेंट होगा उसमें से आपका नया फंगाई ग्रो करना चालू करेगा, नया हाइफे आपको ग्रो करना चालू करेगा। सो दिस इज वेयर यू कैन सी द न्यू हाइफे ग्रोज, आपका नया हाइफे यहाँ पे आपका ग्रो करना चालू करेगा। दिस इज कॉल्ड एज माय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सिर्फ एक ग्रुप में नहीं मिलता, आपको कई सारे फंगाई के अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो याद रखना, बडिंग आपका एग्जांपल याद रखना है यहाँ पे, बडिंग में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, दैट इज आल्सो समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो क्या ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आफ्टर दैट यू हैव द नेक्स्ट टर्म। आपका अगला टर्म यहाँ पे जो है वो है आपका यहाँ पे फिजन। Fission. अब फिजन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फिजन को अगर हम यहाँ पे समझेंगे, सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम फिजन की यहाँ पे बात करें तो फिजन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। फिजन में कुछ नहीं हो रहा, आपका एक फंगाई आपका डिवाइड करके दो फंगाई में आपको बना रहा है, राइट। चाहे वो सिंगल फंगाई विच इज ब्रेकिंग इनटू, तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ। सी, आपकी जो पिक्चर नंबर 1 है यहाँ पे, ऐसे मैं बोलूंगा A, then you have this B and then you have this C, right? तो A के अंदर you can see it's example of my fragmentation. A के अंदर आप एक अपना फ्रेगमेंट यहाँ पे कट कर दो आपके हाइफे का, और उस फ्रेगमेंट में से पूरा नया एक नेटवर्क आपका बन सकता है। So A is a very good example of your fragmentation. यहाँ पे आपका बनता है this is example of your fragmentation. B तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, B तो वहाँ पे लिखा भी है उन लोगों ने, that is example of your budding. और budding कौन सा फंगाई काफी कॉमनली शो करता है? East. Yeast is an example, right? And then you have a fission over here. Fission में क्या हो रहा है कि आपका एक सिंगल फंगाई थोड़ा सा साइज में वो ग्रो करेगा। So let me just show you over here. आपका समझिए यहाँ पे फंगाई है, ठीक है। तो ये पहले तो क्या होगा, थोड़ा सा साइज में आपको ग्रो करेगा। It will grow in size first of all. It will slightly grow in size. And then इसके अंदर आपकी यहाँ पे बीच में वॉल बनना चालू करेगी। आपका एक सेपरेट बीच में वॉल बनना यहाँ पे चालू करता है। ये वॉल आपका यहाँ पे बन जाएगा। वॉल बनने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि पहले तो आपको यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस मिल जाता, अब आपको यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपको अलग अलग यहाँ पे मिल जाए। और जो इसके बाद जो आखिरी चीज आपकी यहाँ पे होगी, ये दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे डिटैच। बोथ ऑफ देम विल गेट डिटैच फ्रॉम ईच अदर, और आपके दो अलग अलग यहाँ पे आपके फंगाई यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू फाइंड हैपनिंग। सो एक फंगाई यहाँ पे बन गया और एक फंगाई मेरे यहाँ पे इस तरीके से अलग हो गया। सो ये आपको मिलेगा देखने के लिए इन टर्म्स ऑफ योर फिजन। तो फिजन कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अब इसके बाद तो चलो फिजन तो आपने वो पिक्चर में देख लिया, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं।
अब आपको जो अगला यहाँ पे ग्रुप है या अगला तरीका है आपके रिप्रोडक्शन करने का, वो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। याद रखना, वेजिटेटिव के अंदर आपको फिजन मिल रहा है, फिजन के साथ साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है योर बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, सो दैट इज ऑल कमिंग एट द वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो आप नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे देखोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअली कैसे होता है, ये वाला पार्ट आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो जब हम यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा हम यहाँ पे कुछ स्पोर्स की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट सम ऑफ द असेक्सुअल स्पोर्स। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। अब यहाँ पे अगर समझना है बीच में तो पूछ लेना, क्योंकि ये वाला पार्ट समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर याद रखना, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ asexual spores. So asexual spores formation आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यार ये asexual spores क्या होते हैं, what kind of spores they are। तो इसमें मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। एक asexual spores का जो नाम है, एक कैटेगरी का जो नाम है, वो है मेरा यहाँ पे स्पॉन्जियोस्पोर्स। स्पॉन्जियोस्पोर्स ये मेरे कुछ यहाँ पे है, ये मेरा एक नाम है, ये एक मेरा कैटेगरी है जिसके अंदर आते हैं। दिस आर द कैटेगरी ऑफ माय, दिस इज वन ग्रुप ऑफ माय असेक्सुअल स्पोर्स, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे स्पॉन्जियोस्पोर्स। अब स्पॉन्जियोस्पोर्स के अंदर आपको दो नाम याद रखने हैं। इस कैटेगरी के अंदर आपको दो नाम याद रखने हैं। इसमें आपके जो दो नाम यहाँ पे आएंगे, एक आपका यहाँ पे होगा जूस्पोर, कोनिडिया, कोनिडिया, रुको रुको रुको, और दूसरा आपका यहाँ पे नाम आएगा यहाँ पे अप्लानोस्पोर। प्लानोस्पोर, ये दो नाम आपके यहाँ पे आ रहे हैं। कोनिडिया की बात हम बाद में करते हैं। ठीक है, पहले हम स्पॉन्जियोस्पोर की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। इसको अगर आप समझ लेते हो देन आधी अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कुछ फंगाई क्या होते हैं ना, कुछ फंगाई के अंदर आपको क्या मिलेगा कि उनके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। सो सम ऑफ द फंगाई विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कुछ फंगाई के अंदर। राइट, अब ये जो गोल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिला है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय स्पोरेंजियम। ये जो गोल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलता है, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, तो समझो आपका फंगाई है और फंगाई डिसाइड करता है कि यार मुझे कुछ असेक्सुअल स्पोर्स बनाने हैं, तो क्या करेगा, वो एक फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बनाएगा। वो एक फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बनाएगा जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ स्पोरेंजिया। इसको आप स्पोरेंजिया भी बोल सकते हो, इसको आप स्पोरेंजियम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी आपके बना लिया यहाँ पे, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एज अ स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर आपके होंगे कई सारे असेक्सुअल स्पोर्स। इसके अंदर आपके होंगे स्पोर्स, तो मैं इनको कलर कर देता हूँ। सो यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स इन दिस। और ये जो स्पोर्स इसके अंदर हैं, इनको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ स्पोरेंजियोस्पोर्स। इनको ही बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो ये एक चीज पहले आप यहाँ पे समझो कि समझो आपका एक फंगाई आपका ग्रो कर रहा है सॉइल के अंदर, वो डिसाइड करता है कि उसे असेक्सुअल स्पोर्स बनाने हैं, तो वो एक फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बनाएगा और उस फ्रूटिंग बॉडी को आप यहाँ पे बोल सकते हो एज अ स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर आपको कई सारे स्पोर्स मिलेंगे और उन स्पोर्स को हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ स्पॉन्जियोस्पोर्स। अब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये मेरे स्पॉन्जियोस्पोर्स हैं, तो इसके अंदर भी आपको दो टाइप के आपको मिलते हैं। एक होता है आपके यहाँ पे जूस्पोर, एक होता है आपके यहाँ पे अप्लानोस्पोर। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये चीज को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि मेरे पास जो स्पोर है, समझो ये एक मेरा स्पोर है यहाँ पे, और इस स्पोर के पास फ्लैजेला है। इस स्पोर के पास है मेरे यहाँ पे फ्लैजेला। अगर आपके सामने कोई स्पोर आता है, अगर आपके सामने मैं एक स्पोर देता हूं, वो फंजाई का स्पोर है, और अगर उसके अंदर आपको फ्लैजेला दिख रहा है, देन आप बोलोगे दैट इज अ एग्जांपल ऑफ माय जूस्पोर। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर जूस्पोर। आपने सीधे सीधे बोल देना कि सर ये मेरा एग्जांपल है मेरे जूस्पोर का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे फ्लैजेला देखने के लिए मिल रहा है। तो एक तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अगर मैं आपके सामने एक स्पोर देता हूं और अगर उसके अंदर कोई भी आपको फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलता, उसके ऊपर आपको कोई भी फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलता,
देन आप मुझे बता सकते हो सर दिस इज अ एग्जांपल ऑफ योर अप्लानोस्पोर, दिस इज एग्जांपल ऑफ योर अप्लानोस्पोर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अप्लानोस्पोर जो आपका होगा उसमें आपको फ्लैजेला नहीं मिलेगा और ज़ूस्पोर के अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिल सकता है। सो प्लीज ये बात याद रखना, ज़ूस्पोर आर गोइंग टू हैव फ्लैजेला, सो दे विल हैव द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकते हैं, लेकिन फ्लैजेला आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड अप्लानोस्पोर जो आपके यहाँ पे होते हैं इनमें आपको फ्लैजेला इज एब्सेंट, right? So we'll have an absent flagella, right? Absent flagella. और सिंपली मैं कह सकता हूँ that flagella is absent. The bottom line is कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें होता क्या है. So अप्लानोस्पोर will have no flagella over here. तो याद रखना स्पॉन्जियोस्पोर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो पहली चीज ये मेरे असेक्सुअल स्पोर्स है, राइट। इनको बनाने के लिए आपको सिर्फ माइटोसिस करना पड़ता है, उससे ये स्पोर्स बन जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें भी आपके दो टाइप आपको मिल सकते हैं, एक आपका होगा यहाँ पे ज़ूस्पोर, एक आपका होगा यहाँ पे अप्लानोस्पोर, ठीक है। और फिर ये जो मेरे स्पॉन्जियोस्पोर होते हैं जब ये बन जाते हैं तो आपका स्पोरेंजियम ब्रेक होगा, ये जो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपका ब्रेक होगा, और जैसे ये ब्रेक होगा आपके सारे स्पोर बाहर निकलेंगे एंड दे विल गिव राइज टू द न्यू माइसेलियम। वो कहीं ना कहीं जाके जमीन पे गिरेंगे और जमीन पे गिरने के बाद दे विल गिव राइज टू द न्यू माइसेलियम या नए हाइफे को वहां पे वो लाइक बनाएंगे। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो स्पॉन्जियोस्पोर के बारे में इतनी चीज आप यहाँ पे पहले याद रख लीजिए कि एक स्पॉन्जियोस्पोर नाम के भी आपके स्पोर्स होते हैं जिसमें आपको दो टाइप यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. और सच्ची बताना समझ आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोल दो कि नहीं आ रहा, तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर देना। हाँ देखो यहाँ पे क्या सबसे पहली बात याद रखना कि फंगाई के अंदर असेक्सुअल स्पोर होते हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं स्पॉन्जियोस्पोर। अब समझो एक फंगाई तुम्हारा कहीं पे ग्रो कर रहा है सॉइल के अंदर, वो डिसाइड करता है कि मुझे बनाने असेक्सुअल स्पोर्स, तो क्या करेगा एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और फ्रूटिंग बॉडी का जो यहाँ पे जो गोल सा जो टिप है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कई सारे स्पोर्स, इसके अंदर आपको कई सारे गोल गोल स्पोर्स आपको मिलेंगे और उन स्पोर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके हैं जो हमने यहाँ पे भी लिखे हुए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, इनमें आपको दो टाइप आपको यहाँ पे मिलते हैं, एक आपका होता है ज़ूस्पोर, एक आपका यहाँ पे होता है अप्लानोस्पोर। ज़ूस्पोर वो होता है जिसके अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके स्पोर के साथ ऐसे फ्लैजेला अगर लगे हुए आपको मिल जाता है, इफ यू आर एबल टू सी ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फ्लैजेला आपके स्पोर को लगे हुए, तो बिना सोचे समझे आपने बोलना है इट इज माई ज़ूस्पोर, ये मेरा यहाँ पे ज़ूस्पोर। और अगर मेरे स्पोर के ऊपर फ्लैजेला लगा हुआ आपको नहीं मिलता, देन आप बोलोगे दिस इज एग्जांपल ऑफ माय अप्लानोस्पोर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर के पास फ्लैजेला नहीं होता। अब जनरली एक चीज आप सोचना, फ्लैजेला पता है कौन से स्पोर्स के अंदर होगा या कौन से फंगाई ज़ूस्पोर बनाएंगे? जो पानी में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं वो ज़ूस्पोर बनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके स्पोर पानी में स्विम कर करके आगे तक जाए। समझ आ रही है मेरी बात? फ्लैजेला बनाने का रीजन ही ये है कि आप स्विम करके पानी में आगे बढ़ सको। सिंपल सी बात है बेटा, हवा में तैरने के लिए तो आपको फ्लैजेला की जरूरत है नहीं, राइट। तो आपके अगर कोई फंगाई है जो ज़ूस्पोर बना रहा है, राइट, जिनके स्पोरेंजिया के अंदर ज़ूस्पोर अगर आपको दिखे तो आप कह सकते हो कि यार ये जो ज़ूस्पोर है ना, ये जो फंगाई है ये पानी के आसपास रह रहा होगा, इसलिए उसने ज़ूस्पोर वहां पे बनाए होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ रहा है? नाउ इज इट क्लियर टू यू? अप्लानोस्पोर एंड ज़ूस्पोर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे काफी क्लियर कट मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। नाउ आफ्टर दैट, तो ये हमने यहाँ पे देखा, दिस इज समथिंग वी हैव सीन। इतना पहले आप याद रखना। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि आपके जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ये बनते हैं एंडोजिनसली, दे आर फॉर्म एंडोजिनसली, मतलब ये अंदर के साइड पे बनेंगे, ये फंगाई के अंदर के साइड पे बनेंगे, राइट। जब ये फंगाई बनाएगा तो ये फंगाई के बाहर के साइड नहीं बनेंगे, आउटर साइड भी नहीं बनेंगे, अंदर के साइड पे बनेंगे, इनसाइड बनेंगे ये। तो इसलिए हम बोलते हैं दे आर फॉर्म एंडोजिनसली। एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड रखना, सो दे आर फॉर्म इनसाइड द फंगाई और ऑन द इनर साइड ऑफ द फंगाई, सो दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज एंडोजिनसली। आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, तो ये तो अभी हम असेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक और मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपने अभी भी बोला था मुझे। The second example is going to be your one more type of spore which can be seen is my
कॉनिडिया। सो कॉनिडिया भी आपका एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ माई असेक्सुअल स्पोर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर असेक्सुअल स्पोर। ठीक है, हमने वहां पे जैसे स्पोरेंजियोस्पोर देखे थे, ये भी आपका कोनिडिया इज एग्जांपल ऑफ माय असेक्सुअल स्पोर। लेकिन बात यह है कि आपके जो कोनिडिया होता है वो आपका बनता है एक्सोजेनसली, ये आपका बनेगा एक्सोजेनसली। अगर मैं कह रहा हूं कि आपका एक्सोजेनसली बन रहा है तो आप समझ जाओ ये आपके बाहर के साइड पे आपको बनते हुए आपको मिलेगा। दिस काइंड ऑफ स्पोर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द फंगाई। देखो दोनों में फर्क ज्यादा कुछ है नहीं, दोनों मेरे असेक्सुअल स्पोर्स है, राइट। फर्क यहाँ पे इतना है कि जो मेरा कोनिडिया यहाँ पे जो असेक्सुअल स्पोर होता है ये बाहर की साइड पे मेरा बनता है, एंड दैट इज व्हाई हम यहाँ पे लिखते हैं दैट दे आर फॉर्म्ड एक्सोजेनसली, ये आपके बनेंगे एक्सोजेनसली, आपके बनाए जाते हैं। बाकी ये भी असेक्सुअल स्पोर है, ये भी जब कहीं पे जाके गिरेंगे तो दे विल गिव राइज टू अ न्यू माइसेलियम, दे विल गिव राइज टू अ न्यू हाइफे। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाना चाहूंगा, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे स्पोरेंजियम और उसके अंदर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे स्पोर्स, और यही आपका एग्जांपल है। ये जो स्पोर्स में है यू कॉल देम एज अ स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जो स्पोर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसके अंदर दे आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर। जैसे मेरा स्पोरेंजियम फटेगा तो मेरे सारे स्पोर्स बाहर रिलीज होंगे और जहां पे भी वो गिरेंगे वहां पे वो एक नया फंगाई बनाना चालू करेंगे। तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो। उसी तरीके से यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज माई कोनिडिया, ये है मेरा यहाँ पे कोनिडिया। तो कोनिडिया के बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक्स प्लेस एक्सोजेनसली, ये आपके बॉडी के बाहर या से फंगाई के अपर आउटर सरफेस पे आपको बनते हुए आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये पूरा लंबा सा चेन बना हुआ है ना, दैट इज माय कोनिडिया। यहाँ पे जो लंबा सा चेन मेरा यहाँ पे बना हुआ है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे से कोनिडिया, और ये कोनिडिया आप बाहर रिलीज करते हो एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये जाके जर्मिनेट करके आपका नया माइसेलियम यहाँ पे आपका बनाते हैं। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इतना याद रखें कि जब हम बात करते हैं कोनिडिया की तो आप बोलेंगे दे आर फॉर्म एक्सोजेनसली, ये बॉडी के बाहर बनाए जाएंगे, और ये बिल्कुल लाइक आपके असेक्सुअल स्पोर्स है, याद रखना ये कोई अलग नहीं है, दे आर ऑल्सो माई असेक्सुअल स्पोर्स ओनली, ये भी मेरे असेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये प्लीज भूलना मत, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी योर असेक्सुअल स्पोर्स, बट दे आर फॉर्म आउटसाइड द फंजाई। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ स्पॉन्जियोस्पोर्स की, तो ये स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम इज फॉर्म एट द टिप ऑफ द फंगल फिलामेंट। तो आपको फंगल फिलामेंट के ऊपर आपको स्पोरेंजियम देखने के लिए मिल जाएगा। द फंगल फिलामेंट ऑन विच स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज माय स्पोरेंजियोफोर। अब इतना डिटेल में आप याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, बट आप ये स्टेटमेंट आपको मिलता है। जो फिलामेंट होता है जिसके ऊपर आपको स्पोरेंजियम मिलता है उसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। न्यूमरस स्पोर्स, कई सारे स्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम, दे कम आउट बाय रप्चरिंग ऑफ द स्पोरेंजिया। जैसे ही आपका स्पोरेंजिया ब्रेकआउट होगा तो उसमें से आपके सारे स्पोर्स बाहर आएंगे एंड दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म द फंगल फिलामेंट। ये बाहर निकल के गिरेंगे जमीन पे और एक नया फंगस वहां पे बन जाएगा। द स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। याद रखना ये जो स्पोर्स आपके बनाए जा रहे हैं ये अंदर के साइड पे आपके बनाए जा रहे हैं, दे आर फॉर्म एंडोजिनसली, और इसमें आपको दो टाइप मिलते हैं, जूस्पोर एंड प्लानोस्पोर। अब बताइए मुझे इन दोनों में से किसके अंदर मुझे फ्लैजेला मिलेगा देखने के लिए? बिल्कुल सही, दे विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला। तो फ्लैजेला आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोनिडिया यहाँ पे याद रखिए, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, और उसके अलावा जितना भी ये स्लाइड पे मेंशन किया हुआ है वो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ये वाली स्लाइड क्लियर है अब? Yes, sir. और उसी तरीके से कोनिडिया भी आप यहाँ पे याद रखना, ये आपका बाहर के साइड पे बनाया जाएगा। ये भी मेरा असेक्सुअल स्पोर है, कुछ अलग नहीं है, बट इट इज फॉर्म आउट ऑन द आउटर साइड, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्सोजिनसली फॉर्म। सो इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द असेक्सुअल स्पोर्स एंड फिजन। ये सारे टर्म्स आप खुद से भी देख सकते हो। फिजन का मतलब समटाइम फंगल सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, राइट? Its nucleus also divides into two parts. Each cell receives the nucleus and start working as a new cell. ये हम already mention कर चुके हैं. So this is something we have seen. हमने budding भी हमारा यहाँ पे देख लिया है.
Sometimes a bud is formed on a non-mycelial fungi. Now this bud separate from a mother cell and function as a young fungi. सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका रहेगा यहाँ पे ईस्ट. ईस्ट के अंदर आपको बडिंग देखने के लिए काफी कॉमनली मिल जाता है. You get to see that happening commonly in the east. And then we have the reproduction. So reproduction भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपका फ्रेगमेंटेशन, ये भी आप जानते हो कि किस तरीके से आपका होगा. फंगल फिलामेंट आपको ब्रेक होगा इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू एनी रीजन, चाहे आपने तोड़ा हो या अपने आप टूट गया हो. बट ये सारे जो नए पीस होंगे दे कैन फॉर्म अ न्यू फंगल फिलामेंट. ये आपका नया फंगल फिलामेंट यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं. एंड दैट इज गोइंग टू बी एंड इट कैन, वो एक बार नया फिलामेंट बन जाएगा तो वो अपना इंडिपेंडेंट रहना वहां पे चालू कर देगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे अगेन याद रखनी है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अब फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं before we wrap up. Let's see few questions and try to answer me those questions. So let me see. हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे. Which of the following is a wrong about fungi? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आप यहाँ पे wrong है? Sir, all fungi possesses a purely cellulosic cell wall. B. Option B. Option B. Thank you. And कोई है जो B के अलावा कोई आंसर बताना चाहेगा? सब B. Everyone. ठीक है, चलो. राइट. अब अगला आंसर आप जो मुझे दोगे ना, मुझे चैट में देना. ठीक है, अगला आंसर जो आप मुझे दोगे यहाँ पे, आई वांट दैट आंसर इन द चैट. सो लेट मी जस्ट, हाँ जी रुको. नाउ ये वाला ABCD चैट में आंसर करो जल्दी आप लोग. चैट में बेटा, चैट में. ओके, बहुत जल्दी आपके आंसर आ रहे हैं सबके. एंड ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी राइट. इट इज गोइंग टू बी योर ग्लाइकन. ठीक है, तो पेप्टोग्लाइकन किसके अंदर मिलेगा मुझे देखने के लिए? Monera. All the bacteria can have this पेप्टोग्लाइकन्स. आखिरी बैक्टीरिया छोड़ के. ठीक है, इसका आंसर बता दो मुझे, ये पुराने पार्ट में से, लेकिन बताओ इसका आंसर क्या होगा. एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स. क्या होगा? 1 2 3 4. क्या आंसर होगा? So 4. Option 4. अच्छा, सब लोग चैट में भी 4 आंसर रेडी लिख रहे हैं. ठीक है, it's anemia and anemia. That means red blood with the presence of red blood and with the absence of the red blood. So that's going to be your option 4 over here. Then ये ध्यान से करना, how many kingdoms were included in domain eukarya? ध्यान से करना ये आंसर. डोमेन यूकैरिया के अंदर कितने किंगडम इंक्लूड किए थे कार्ल वूज ने? बताइए. बताइए 1 2 3 4. क्या आंसर होगा इसके अंदर? 1 2 3 4. 3. ठीक है, मुझे अलग अलग आंसर पे आंसर आ रहे हैं. कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि 3. दैट मीन्स आप लोग कह रहे हैं कि 4 आपके आएंगे यहाँ पे किंगडम. तो उन 4 किंगडम का नाम आप बता सकते हैं मुझे? यार दिस इज समथिंग यू शुड बी एबल टू आंसर बाबा. दिस इज सिंपल. यूकैरिया डोमेन के अंदर आपके 4 किंगडम आती है. अब बात आपका आंसर सही है. यस, यू हैव 4 किंगडम व्हिच कम अंडर द डोमेन यूकैरिया. आपका डोमेन यूकैरिया के अंदर आपको 4 किंगडम मिलेंगे. वो 4 किंगडम के नाम क्या होते हैं? So Protista, fungi, Plantae, Animalia. Monera, Protista. बिल्कुल सही. You will have Protista, you will have your fungi, you will have Animalia, sorry, Plantae, Animalia, and then you have a Plantae. ये 4 आप कहेंगे. इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है. इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 3. आपके यहाँ पे सही आंसर आएगा. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बता दो. थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंगा आर नोन एज व्हाट? Hyphae. बिल्कुल सही. राइट, ऐसे विद एनर्जी यू हैव टू आंसर दिस. ये वाला नहीं कर सकते आप. ठीक है, सो दीस आर द क्वेश्चंस वी हैव सीन. नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, जस्ट वेट अ मिनट. ऑल ऑफ यू जस्ट वेट अ मिनट बिफोर हम लोग यहाँ पे क्लास बंद करें. एक सेकेंड.